A very good morning to all my dear students. Let's start the next topic of chapter 2, measurement of national income, and we have already discussed about the first complete method, that is a production method of measuring the national income. What are the concepts used in it, how we can measure the national income, what steps we follow, and what are the precautions while estimating the national income by production method. So this all we have discussed already. Now we are going to start with the second method, that is income method of measuring the national income. First we will read an intro of it, then what are the various concepts used in it, and ultimately the steps. So first we are going to start the intro part. So we see here, it is also known as factor payment method, distributive share method, because you know it is the second phase of the circular flow of income, where the income which is generated in the production unit is distributed among four factors as rent, wages, interest and profit. So it measures the national income from the perspective of the factor income, and you know the factor income in the form of rent, wages, interest and profit. Under this, the income received by all the residents, believe me, I told you already the same thing, national income include the income of the residents only, not the non-residents. Look here, by all the residents for the productive services, what the productive services they provide in a year is added up to get the NNPFC. NNPFC means national income. All incomes that accrue to the factors of production by the way of wages, rent, interest and profit are summed up to obtain national income. तो सीधी सी बात बेटे इसमें ये है, जितनी भी इनकम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को प्रोडक्शन यूनिट डिस्ट्रीब्यूट करती हैं इन द फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, उनको जोड़कर उन रेजिडेंट्स की फैक्टर इनकम को सम अप करके हम फाइंड करते हैं नेशनल इनकम। अब हम शुरू करेंगे क्या क्या कॉन्सेप्ट्स यूज होते हैं इनकम मेथड में जब हम नेशनल इनकम को इस मेथड से मेजर करते। तो पहला कॉन्सेप्ट हम पढ़ने जा रहे हैं, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। इसको एमोल्यूमेंट्स ऑफ एम्प्लॉयज भी बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं कर्मचारियों का पारिश्रमिक। कर्मचारी मतलब एम्प्लॉयज, कंपनसेशन मतलब उनको जो मिलता है, उनको जो पारिश्रमिक मिलता है, उनको जो मेहनताना मिलता है, उनको जो वेतन मिलता है, कैसे निकालेंगे हम। तो पहला कॉन्सेप्ट है कंपनसेशन या एमोल्यूमेंट्स ऑफ एम्प्लॉयज, जिसको मैंने अभी बताया था, हिंदी में हम कहते हैं कर्मचारियों का पारिश्रमिक। क्या है ये, सुनो अब ध्यान से। इट इंक्लूड्स ऑल द पेमेंट्स, जितनी भी पेमेंट्स उनको मिल रही है कैश के अंदर, एंड द बेनिफिट्स जो उनको कैश में नहीं मिल रहे, काइंड में मिल रहे हैं, फ्री हाउस मिल रहा है, फ्री एजुकेशन सर्विसेज, हेल्थ सर्विसेज, उनके बच्चों के लिए फैसिलिटीज़, ये सब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम द एम्प्लॉयर, अपने मालिक से जहां वो काम कर रहे हैं। इट कंसिस्ट ऑफ 3 एलिमेंट्स। मैंने बता दिया, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ को एमोल्यूमेंट्स ऑफ एम्प्लॉय कहते हैं। सब तरह के बेनिफिट्स जो एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉयज़ को देता है, जिसमें ब्रॉडली 3 बेनिफिट्स हैं। सो नंबर 1 बेनिफिट है वेजेस एंड सैलरीज इन कैश। सो वेजेस एंड सैलरीज इन कैश। लेट्स स्टार्ट। क्या क्या आएगा इसमें? इसमें आएगा जो उसको वेजेस मिल रही हैं, जो सैलरी मिल रही है, बोनस मिल रहा है, डीए, डियरनेस अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, लीव ट्रैवलिंग अलाउंस, ये सब क्या हैं? जैसे आपकी बेसिक पे के ऊपर आपका होता है डियरनेस अलाउंस,
हर साल जो महंगाई बढ़ती है उस हिसाब से ये एक महंगाई भत्ता बोलते हैं इसको हिंदी में। महंगाई भत्ता यानी जितनी महंगाई है उस रेशियो में डीए बढ़ता जाएगा। हाउस रेंट अलाउंस HRA, छुट्टियों का भी मिलता है, लीव ट्रैवलिंग अलाउंस, ये सभी एम्प्लॉयज़ को मिलते हैं। तो ये क्या है? वेजेस, सैलरीज, बोनस, डीए, कमीशन, कईयों का कमीशन बंधा होता है, इतना काम पे इतना कमीशन, और इनको बोलते हैं ऑल द मॉनेटरी बेनिफिट्स। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये सारे में क्या आ रहा है? ऑल द मॉनेटरी बेनिफिट्स। दूसरा हमारे पास आता है वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड। अब काइंड क्या है? काइंड का मतलब नॉट इन कैश, कैश नहीं है, तो कैसे मिल रही है? कुछ सर्विसेज फ्री मिल रही हैं, उनको फ्री रेंट हाउस मिल रहा है विदाउट एनी रेंट, उनके बच्चों की फ्री एजुकेशन, फ्री हेल्थ सर्विसेज। तो ये सब जो है उनको क्या मिल रहे हैं? एक्स्ट्रा बेनिफिट्स। लुक हियर, जैसे आर्मी के अंदर है वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड का मतलब नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स लाइक रेंट फ्री एकोमोडेशन या होम, फ्री मेडिकल एंड एजुकेशनल फैसिलिटीज। इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ दीज बेनिफिट्स, मिल तो फ्री रहे हैं पर अगर फ्री ना मिलते तो क्या होता? हमें खुद को पैसा खर्च के लेने पड़ते। तो इनकी भी इम्प्यूटेड वैल्यू को नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाएगा। अभी हम कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ के कंपोनेंट्स पढ़ रहे हैं, बहुत गहराई से साथ साथ समझते रहो। तीसरा कंपोनेंट है एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू द सोशल सिक्योरिटी स्कीम। क्या मतलब है इसका? एम्प्लॉयर ने जो कंट्रीब्यूट किया, एम्प्लॉयर मतलब मालिक ने, किसके लिए? सोशल सिक्योरिटी, सामाजिक सुरक्षा के लिए। किसकी? जो एम्प्लॉय उसके पास काम कर रहा है, कर्मचारी। यानी सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशंस मेड किसने किए? बाय द एम्प्लॉयर ऑन द बिहाफ ऑफ एम्प्लॉय फॉर हिज और हर सोशल सिक्योरिटी। जैसे कि ग्रेजुटी है, पेंशन है, लेबर वेलफेयर फंड है, उनकी कैजुअलिटी इंश्योरेंस के लिए पैसा, मेडिकल इंश्योरेंस में कुछ कंट्रीब्यूशन कर दिया, ये सारा। तो ये क्या है? प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूशन कर दिया, ताकि जब वो एम्प्लॉय अपनी ओल्ड एज में जाएगा तो ओल्ड एज में जाने से उस समय तो बेचारा कमा नहीं पाएगा, तब उसको ये पैसा मिलेगा तो थोड़ा उसको सहारा हो जाएगा। तो ये हो गया, ये देखो, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू द सोशल सिक्योरिटी स्कीम। एग्जाम्पल, कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, ग्रेजुटी, रिटायरमेंट पेंशन, लेबर वेलफेयर फंड। हाउएवर एनी कंट्रीब्यूशन बाय द एम्प्लॉइज इज नॉट इंक्लूडेड। जो एम्प्लॉय कर रहा है उस एम्प्लॉय ने खुद अपनी मेडिकल इंश्योरेंस ली है, ये तो अपनी सैलरी में से वो दे रहा है। एम्प्लॉयर ने जो किया वो इंक्लूड होगा, लेकिन एम्प्लॉय जो खुद कर रहा है अपनी सोशल सिक्योरिटी के लिए, उसने एक अपनी कैजुअलिटी इंश्योरेंस ले रखी है, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, उसने अपनी सेविंग कुछ कर रखी है, पीएफ अपना शुरू किया है, ये तो उसका अपना है, ये नहीं जो उसके एम्प्लॉयर उसके लिए कर रहे हैं वो इसमें इंक्लूड होगा। तो ये तीन चीजें हो गई, वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, ये सीओई के तीन पार्ट्स हैं, वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड, सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय द एम्प्लॉयर ऑन द बिहाफ ऑफ एम्प्लॉय। तो ये तीन बन गए क्या? आपका कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। इसको याद रखना, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज को हम एक और नाम देते हैं इनकम फ्रॉम वर्क। काम करके जो उसको इनकम मिल रही है, इट इज इनकम फ्रॉम वर्क। साधारण भाषा में वेजेस भी कह देते हैं। ये अगला हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं, ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस को हिंदी में कहते हैं प्रचालन अधिशेष। ऑपरेटिंग सरप्लस को याद करना हो तो पीर बाबा जी को नमस्ते कर दो। PIR, पीर याद रखो। तीन कंपोनेंट्स हैं इसके, P से प्रॉफिट, I से इंटरेस्ट, R से रेंट और रॉयल्टी। तो पहले हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे इनके, लास्ट में हम इसको पढ़ेंगे ऑपरेटिंग सरप्लस को। पहले सबसे पहले शुरुआत करते हैं रेंट क्या और रॉयल्टी क्या, फिर पढ़ेंगे इंटरेस्ट क्या, फिर पढ़ेंगे प्रॉफिट और उसके कितने कंपोनेंट्स हैं, और फिर लास्ट में ऑपरेटिंग सरप्लस। तो पहले शुरू करने वाले हैं हम, ये सेकंड है हमारा ऑपरेटिंग सरप्लस। इसका ए पार्ट है रेंट एंड रॉयल्टी।
रेंट होता है ज़मीन के ऊपर के लेवल को यूज़ करना, या जो बिल्डिंग हमने बना दी या ज़मीन अपनी पट्टे पर दे दी, कॉन्ट्रैक्ट पे किसी और को दे दी और हमें उसका किराया मिल गया, तो ये तो रेंट है। देखो ध्यान से, रेंट इज दैट पार्ट ऑफ द नेशनल इनकम विच अराइजेज फ्रॉम द ओनरशिप ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। इट इंक्लूड बोथ एक्चुअल, जो मैंने किसी को दिया तो मुझे मिला, और अभी मैंने बताया था पिछले वाले मेथड में, इम्प्यूटेड रेंट ऑफ द ओनर ऑक्यूपाइड हाउसेस, जिन घरों में हम खुद रह रहे हैं उसका भी अनुमानित किराया नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाएगा। हम सब प्रोड्यूसर हैं जो अपने घर में रह रहे हैं, थैंक्स टू ऑलमाइटी। देखो इधर, एंड इम्प्यूटेड रेंट ऑफ ओनर ऑक्यूपाइड हाउसेस। रॉयल्टी क्या है? देखो, रॉयल्टी रेफर्स टू द इनकम रिसीव्ड फॉर ग्रांटिंग द लीजिंग राइट्स ऑफ सब सॉइल एसेट्स। जमीन के अंदर कुछ मिनरल्स हैं, उसको हमने किसी को राइट दिया, कॉन्ट्रैक्टर को, तुम इसमें से मिनरल्स वगैरह ढूंढ सकते हो, ढूंढो। वो जो राइट है सब सॉइल एसेट का, वो हमें रॉयल्टी कहेंगे। यहां पर रॉयल्टी ऑफ अ बुक या उसकी बात नहीं हो रही, जैसे एक ऑथर को रॉयल्टी मिलती है, ये वो बात नहीं है। यहां पर रॉयल्टी क्या है? देखो, इट रेफर्स टू द इनकम रिसीव्ड फॉर ग्रांटिंग द लीजिंग राइट्स ऑफ द सब सॉइल एसेट्स। फॉर एग्जाम्पल, ओनर्स ऑफ द मिनरल डिपॉजिट, जो उनके मालिक हैं, जैसे कि कोल, आयरन और नेचुरल गैस, यहां पर पता है कि ये है, ये डिपॉजिट है, सो दे कैन अर्न इनकम, वो इनकम अर्न कर सकते हैं ओनर्स बाय गिविंग द राइट्स ऑफ माइनिंग टू द कॉन्ट्रैक्टर्स। तो ये हमने पढ़ लिया रेंट एंड रॉयल्टी। रेंट और रॉयल्टी उसकी छोटी बहन, रेंट सरफेस लेवल के लिए, रॉयल्टी सब सॉइल एसेट्स के लिए। तो ये तो पहला कंपोनेंट है ऑपरेटिंग सरप्लस का। अगला है ब्याज, इंटरेस्ट, अमाउंट रिसीव्ड फॉर लेंडिंग द फंड्स टू अ प्रोडक्शन यूनिट। क्योंकि याद रखना, प्रोडक्शन यूनिट जो है इसको यूज करेगी प्रोडक्शन पर्पस के लिए। कंजम्पशन पर्पस के लिए जो हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं उसको नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। ये देखो, इट डजंट इंक्लूड इंटरेस्ट पेड बाय द गवर्नमेंट ऑन द पब्लिक डेट। इंटरेस्ट ऑन पब्लिक डेट हम मानते हैं कि ये कंजम्पशन के लिए यूज हो रहा है, इसको नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे। और इंटरेस्ट पेड बाय द कंज्यूमर, क्यों? एज सच इंटरेस्ट इज पेड ऑन द लोन्स फॉर कंजम्पशन पर्पसेस। और इंटरेस्ट में दोनों तरह का इंटरेस्ट होगा। एक्चुअली जो पे कर रहे हैं, अगर एक ओनर अपना पैसा खुद लगा रहा है, अगर उसके पास अपना पैसा ना होता तो उसको ब्याज लेना पड़ता बाजार से, तो उसका अनुमानित ब्याज, इंप्यूटेड इंटरेस्ट इंक्लूड होगा। देखो लिखा है शुरू में, इट इंक्लूड्स बोथ एक्चुअल एंड इंप्यूटेड इंटरेस्ट। ये तो हो गया दूसरा पार्ट। अब तीसरा प्रॉफिट। अब आपको पता है प्रॉफिट क्या होता है? जो सबकी सभी इनकम को डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद एक एंटरप्रेन्योर के पास, एक ऑर्गेनाइजर के पास बचता है, द रेजिडुअल इनकम विच इज अ रिवार्ड फॉर रिस्क टेकिंग, उसको प्रॉफिट बोलते हैं। अब प्रॉफिट के तीन कंपोनेंट्स, प्रॉफिट को तीन भागों में डिवाइड किया जाता है। एक तो जो प्रॉफिट हुआ, जिस कॉरपोरेशन को हुआ, उसमें से वो क्या करती है? वो टैक्स पे करती है, उसको कॉर्पोरेट टैक्स बोलते हैं। ये हो गया उस प्रॉफिट का एक हिस्सा जो टैक्स की रूप में चला गया। एक हिस्सा प्रॉफिट का वो होता है जो ऑर्गेनाइजेशन अपने पास संभाल के रख लेती है। क्यों? क्योंकि कल को मान लो क्या उनको कोई प्रॉब्लम आ गई और पैसा नहीं बचा हुआ, तो कहां से मांगेंगे? उसको बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग्स या अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स या कॉर्पोरेट सेविंग्स। तीन नाम है, न्यूमेरिकल में यूज होते हैं, कॉर्पोरेट सेविंग्स, रिटेन्ड अर्निंग्स और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स। और तीसरा वो हिस्सा होता है प्रॉफिट का जिसको बोलते हैं डिविडेंड, लाभांश, जो शेयर होल्डर्स में उनकी शेयर होल्डिंग के हिसाब से वो जो कंपनियां डिवाइड कर देती है, दैट पार्ट ऑफ प्रॉफिट विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द शेयर होल्डर्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेयर होल्डिंग, इसको बोलते हैं डिविडेंड, लाभांश। तो देखो तीनों एक बार देखते हैं। प्रॉफिट, रेजिडुअल इनकम विच एंटरप्रेन्योर अर्न्स आफ्टर पेइंग ऑल अदर फैक्टर्स of production, it is a reward for risk taking, and profit earned by an enterprise is used for three purposes। अभी बताया मैंने। पहला हो गया हमारे पास
कॉर्पोरेट टैक्स, दूसरा हो गया रिटेन्ड अर्निंग्स, तीसरा हो गया डिविडेंड। तीनों के बारे में मैंने आपको समझा दिया। और अब जो है PIR पीर, जो तीनों कंपोनेंट है, उनके पापा जी का नाम क्या है? पापा जी मतलब किसके बच्चे हैं, ये किससे बने हैं? ये कंपोनेंट्स जो हैं इनको बोलते हैं, इनको सम करके बनता है ऑपरेटिंग सरप्लस, जिसको नॉन वेज फैक्टर इनकम बोलते हैं। नॉन वेज नहीं, नॉन वेज, WAGE। देखो इसमें वेजेस नहीं है, क्या क्या है? इंटरेस्ट भी है, रेंट भी है, प्रॉफिट भी है। तो इसको क्या बोलते हैं? नॉन वेज फैक्टर इनकम। और एक नाम है इसका इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप। प्रॉपर्टी की इनकम कौन सी है? कौन सी प्रॉपर्टी से मिल रही है? रेंट और इंटरेस्ट। और एंटरप्रेन्योर को क्या मिल रहा है? प्रॉफिट। तो इसलिए PIR पीर याद कर लो, ये बन गया ऑपरेटिंग सरप्लस। देखो इसमें लिखा हुआ है ऑपरेटिंग सरप्लस, इट रेफर्स टू द सम टोटल ऑफ इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस रॉयल्टी एंड इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप. इट इज ऑल्सो नोन एज नॉन वेज फैक्टर इनकम. लास्ट कंपोनेंट जो यूज होता है किसका, हम पढ़ के आ रहे हैं कॉन्सेप्ट, लास्ट कॉन्सेप्ट किसका जो यूज होता है इनकम मेथड में, वो है मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, मिश्रित आय. कुछ लोगों की इनकम ऐसी है जिसको हम अलग अलग बाइफरकेट कर ही नहीं सकते. एक डॉक्टर जो अपना क्लिनिक चला रहा है, कितना रेंट से कमा रहा है, कितना इंटरेस्ट, कितना वेजेस, नहीं कर सकते. एक शॉपकीपर जो अपनी दुकान खुद पे अपनी वो रन कर रहा है, एक कॉबलर है बैठा हुआ, वो अपना खुद का काम कर रहा है. छोटे छोटे जो भी काम कर रहे हैं, जिनकी इनकम को हम अलग अलग बाइफरकेट नहीं कर सकते. एक टीचर अपनी एकेडमी को रन कर रहा है, तो इनकी इनकम को अलग अलग बाइफरकेट नहीं कर सकते. इसके लिए एक और कैटेगरी बना दी गई, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, स्वरोजगार में लगे हुए व्यक्तियों की मिश्रित आय. मिश्रित मतलब मिक्स्ड. ये देखो, it is also known as mixed income of the self-employed. It arises from the productive services of self-employed persons whose income includes wages, rent, interest and profit, and these elements cannot be separated from each other. आगे वही एग्जाम्पल जो मैंने दिए. Income of the farmer, small shopkeeper, running his own clinic, teacher running his own academy, etc. लो जी, जय श्री कृष्णा, सत श्री अकाल. कंप्लीट हो गया हमारा टॉपिक ये भी कि क्या है इनकम मेथड और कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स यूज होते हैं इसमें. तो अगले लेक्चर में हम सुनेंगे कैसे हम नेशनल इनकम फाइंड कर सकते हैं इनकम मेथड से, और क्या क्या कॉन्सेप्ट यूज होते हैं एक्सपेंडिचर मेथड में. तो अगला लेक्चर तो आएगा ही आएगा. ये लेक्चर अब आपका आज कंप्लीट हो गया. इसको जाके रिवाइज कर लो. जाना भी कहीं नहीं, घर पे ही बैठे हो आप, तो अपने घर पे ही सुनो, 1, 2, 3 बार सुनो, नोट्स बनाओ और साथ साथ इसका रिवीजन कर लो. और अच्छा लगे वीडियो तो ज़रूर इसको लाइक करो. सब्सक्राइब चैनल को कर चुके हो आप, नहीं किया तो करते जाओ ताकि नए नए वीडियोज़ आप तक पहुँचेंगे. और इससे ऊपर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अपने कमेंट्स ज़रूर भेजो, क्योंकि आपके कमेंट्स ही मेरे लिए मोटिवेशन है, जो कि मैं देख रहा हूँ बहुत कम भेज रहे हैं. लेकिन अगर वो कमेंट्स मेरे तक आएंगे तो मैं और आपको बेस्ट दे पाऊँगा. गॉड ब्लेस यू ऑल.